मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जियो में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जियो में आशाएं, दिल में ले अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों का रसायन शास्त्र था, यानी कि केमिस्ट्री था सब्जेक्ट। बच्चों, इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। जो पहला चैप्टर आपका था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम लोगों ने फुल्ली जो था बच्चों, इसका कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन को करेंगे। वीवीआई जो एमसीक्यूज है बच्चों, एमसीक्यू करेंगे, यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आपका 60% ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसमें से 50% बनाना पड़ता है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है, इस वीडियो में बच्चों जो पहला चैप्टर था आपका, इसके सारे एमसीक्यूज को देखेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और वो आपका रहने वाला है बच्चों, आपका जो रसायन शास्त्र है भारतीय भवन सब्जेक्ट का, ये आपका रसायन शास्त्र भारतीय भवन का है बच्चों। इसी के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। और इसमें पहले चैप्टर में बच्चों टोटल आपका जो है 15 ऑब्जेक्टिव है, 15 को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए के। ये आपका क्लास 10 का है बच्चों, आप लोग को ध्यान रखनी है। और आपका ये बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चों एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है H2 + O2 और अभिक्रिया करके बनता है बच्चों H2O, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन। और यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है बच्चों कि संकेतों के द्वारा, याद रहेगा आपको, एक क्या है कि संकेतों के द्वारा। बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि अणुसूत्र, यानी कि मॉलिक्यूल के द्वारा, अणुसूत्र के द्वारा। सी नंबर में है आपका कि यानी गौ नंबर में कि समीकरणों के द्वारा, समीकरण यानी कि इक्वेशन के द्वारा। और डी नंबर में है आपका बच्चों कि सरल सूत्रों के द्वारा, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से दर्शाया जाता है बच्चों। ये बात यह पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर हो गया। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, संकेतों के द्वारा। ये होगा क्या, देखिए तो यहाँ पर ये जो संकेतों के द्वारा, किसी भी तत्व को संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को H से दर्शाया जाता है, ये इसका संकेत हो गया। कि जैसे सोडियम बच्चों, सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, यानी कि ये इसका संकेत। तो आपको याद रखनी है कि कोई भी तत्व हो उसको संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, न कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अणुसूत्रों के द्वारा, क्या अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो नहीं बच्चों, कभी भी अणुसूत्र के द्वारा जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अणुसूत्र के द्वारा जो बच्चों यौगिक को दर्शाया जाता है। जैसे H2O एक यौगिक हो गया, इसको दर्शाया जाएगा। जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अणुसूत्र के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शाया जाता है। जैसे ये आपका हो गया अणुसूत्र, ये हो गया आपका तत्व, ये हो गया आपका तत्व, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका। लेकिन तीसरा है आपका कि समीकरण के द्वारा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों समीकरण के द्वारा। क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है बच्चों वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, समीकरण के द्वारा दर्शाया। देखिए ये आपका तत्व है H2 और ये O2 मिल रहा है और मिलकर के ये H2O बना रहा है। इस टोटल को हम लोगों ने क्या कहा था, कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर जब पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी भाग लेने वाला पदार्थ है उसको अगर संकेत और उसके अणुसूत्र के द्वारा दर्शाएंगे तो उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और ये एक रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। तो पहला नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, समीकरण के द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसको, एक रासायनिक अभिक्रिया को। तो समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग को याद रहेगा, गो हो जाएगा। पहला नंबर का आंसर गो हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका है बच्चों कि दूसरा आपका है समीकरणों के बाएं एवं दाएं। सबसे पहले इसको साफ कर देते थोड़ा सा बोर्ड को, कि क्वेश्चन कह रहा है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक
जो है प्रकार परमाणु की संख्या जो होती क्या होती है, समान होती है। यह किस प्रकार का समीकरण है। आपको सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो जाकर के सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो सारे ऑब्जेक्टिव का जो भी है आंसर आप क्या करेंगे, आसानी से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समीकरण के बाएं, तो कोई एक समीकरण ले लीजिए अपने मन से। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को तो आसानी से आ गया है बच्चों, कम से कम कि आपको सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव जब सॉल्यूशन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण लेने बोलेगा ना बच्चों, आप ऐसे सिंपल में ले लेना H2 + O2 और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के बाएं एवं दाएं, तो ये आपका पार्ट बाएं कहलाता है बच्चों, और ये वाला पार्ट जो है आपका दायां भाग कहलाता है। और इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने कहा था अभिकारक। अभिकारक यानी कि जो पदार्थ भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसको हम लोग अभिकारक बोला था, और इसको प्रतिफल बोला था, है ना, यही बात बोला था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं और दाएं अगर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, समान है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर समान हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, संतुलित कहेंगे या असंतुलित। पहला नंबर में असंतुलित कहेंगे, ख नंबर में कह रहा है कि संतुलित कहेंगे, ग नंबर में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल होगा, और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर H2 है, 2 है, यहाँ भी H2 है, ठीक है। यहाँ पर O की संख्या कितनी है बच्चों, परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, यहाँ भी 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। यहाँ पर जब 2 लगा दिए तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, बैलेंस करने मैंने सिखाया था आप लोग को, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो इसलिए हाइड्रोजन के सामने भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ताकि हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो इस बार बायां और कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए तो इधर 2, और इस साइड में देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो यहाँ पर 1 है, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2। देखे तो हाइड्रोजन इधर बराबर 4, इधर भी 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो यानी कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, यहाँ पर समान है, यानी कि बराबर है। जब बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया समझ में बच्चों। तो दूसरा नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, संतुलित, यानी कि ख नंबर आंसर हो जाएगा, ख हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर समीकरण कुछ दिए हुए हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है क्या है, असंतुलित है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को असंतुलित समीकरण को निकालना है। ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर था क्या था, संतुलित। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि असंतुलित से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। तो असंतुलित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले पढ़ करके बच्चों कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, H2 और Cl2, H2 + Cl2 मिल करके बनाना बच्चों HCl, यानी कि ये इसको कहते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl किसको बोलते हैं, जल्दी बोलिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम लोग एसिड बेस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम एसिड बेस को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे वहाँ में, यानी कि अम्ल और क्षार वाला चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दिया हुआ केमिकल इक्वेशन H2 + Cl2 और मिल करके बना रहा है 2HCl। देखिए तो यहाँ पर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखो तो 2 है कि नहीं, आगे 2 है तो यहाँ 1 से गुना हो जाएगा तो 2। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, देखिए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ आगे 2 है, तो गुना करके तो यहाँ पर यानी कि ये बैलेंस है, यानी कि ये संतुलित है। क्वेश्चन कह रहा है कि असंतुलित कौन सा इक्वेशन है, यानी कि असंतुलित पूछ रहा है बच्चों। तो ये तो संतुलित हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद ख नंबर में देखते हैं क्या है ऑप्शन में, 2 पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, 2KClO3 है ना, ये दिया हुआ है, और ये बना रहा है आपका 2KCl + 3O2। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या को जोड़ करके देखेंगे कि दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि बाईं ओर अगर दाईं ओर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अलग अलग बच्चों, सबसे पहले संतुलित अगर और असंतुलित निकालना है ना, सबसे छोटा सा जो तत्व रहेगा या छोटा सा मॉलिक्यूल रहेगा ना बच्चों, उसको लेना है आपको। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, ऑक्सीजन है इधर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, देखे तो यहाँ पर आगे 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों गुना हो जाता है। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 6 इधर, ऑक्सीजन का इधर कितना हो गया, देखो तो इधर यहाँ पर कितना है बच्चों, 3, और यहाँ पर भी कितना है, 3। तो 3 दूना ये गुना हो जाएगा, इसके साथ ये गुना हो जाएगा तो कितना, 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का इधर भी। तो ये ऑक्सीजन इधर 6, इधर भी 6, बराबर हो गया। अच्छा इसको देखते हैं पोटेशियम के का कितना है बच्चों, देखो तो के का यहाँ पर 2 है ना। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये पोटेशियम जो है के, 1 सेकेंड, ये जो है बच्चों आपका पोटेशियम का के जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना होकर के, तो पोटेशियम का भी के यानी कि 2 हो जाएगा, और इधर भी कितना है, देखो तो 2 हो गया के का, है ना। और उसके बाद Cl का कितना है, Cl का देखो तो ये भी 2 है,
Cl का इधर भी 2 है, ठीक है। तो सारा यानी कि बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी Cl का 2 और इधर भी Cl का 2 और पोटेशियम का भी 2, पोटेशियम का इधर भी 2, ऑक्सीजन का यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी कि सारा बराबर हो गया। तो दूसरा नंबर भी असंतुलित नहीं है, यानी कि संतुलित है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यानी कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर में क्या है देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर कह रहा है कि PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2 अभी क्या करके बना रहा है, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बना रहा है, और Na2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन बना रहा है यानी कि O2, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि क्या यहाँ पर इक्वेशन जो है संतुलित है, संतुलित है कि नहीं। देखिए तो आप ध्यान दे करके, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, संतुलित करने का छोटा वाला तत्व या फिर मॉलिक्यूल को लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, देखिए तो इधर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 और 2 4, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया बच्चों, 5, यानी कि दायां तरफ कितना हो गया 5, बायां तरफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, देखो तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ऑक्सीजन इधर 6 हो गया और ऑक्सीजन इधर कितना है बच्चों 5, यानी कि बराबर नहीं है। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन तत्व जो है उसका परमाणु संख्या यहाँ पर बराबर है, देखो तो इधर 6 मोल, इधर 6 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब ये असंतुलित है। तो यहाँ पर जो है आपका गौ नंबर आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, है ना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसको देखते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, संतुलित और असंतुलित, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया था वहाँ पर, तो किसी प्रकार की भी आपको परेशानी नहीं आ रही होगी, आप लोग बता देंगे आराम से। चौथा नंबर का क्या हो जाएगा आप, चौथा नंबर में है आपका कि निम्नलिखित में कौन जो समीकरण जो है संतुलित है। तो संतुलित पूछ रहा है, सबसे पहला नंबर में मतलब कौन नंबर में देख लेते हैं हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, संतुलित कौन है, ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो पहला है आयरन Fe प्लस Cl2, अभी की जगह क्या बना रहा है, FeCl3, यानी कि आयरन क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आयरन Fe का कितना है, 1 है, ठीक है, इधर भी आयरन का 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का कितना है बच्चों, देखो तो 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का कितना है, देखिए 3 है, मतलब कि ये संतुलित नहीं है, यानी कि ये गलत है आपका। अब ख नंबर देखते हैं हम लोग। ख नंबर में दिया हुआ है कि NH4NO2, यानी कि अमोनिया यहाँ पर दिया NH4NO2, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है ये टूटता है किसमें, N2 में और H2O में, 2H2O में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ सारा चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 और 1 मिलकर के कितना हो गया 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, देखो तो 2 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का इधर कितना है, देखो तो 2 दूना 4, यहाँ भी 4 है, बराबर है। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर बच्चों 2 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, देखो यहाँ पर 2 आगे है, तो आगे यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना 2 2, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, यानी कि ये भी आपका ये क्या है बच्चों, यहाँ पर प्योरली यहाँ पर क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना ही नहीं बच्चों, यहाँ पर निकाल लिए हम लोग सारा चीज़। जब प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इधर 4, इधर भी 4, इधर 2, इधर भी 2, इधर 2, इधर भी 2, मतलब बराबर हो गया ना दोनों तरफ बच्चों, तो बराबर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, संतुलित कहलाएगा, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले साफ कर लेते हैं बोर्ड को। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट्स, जल्दी बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है संगमरमर का, यानी कि चूना पत्थर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, सबसे पहले गर्म कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर हीट कर रहा है, उसको उष्मा दे रहा है, गर्म कर रहा है CaCO3 को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, इसको चौक भी बोलते हैं। यानी कि जो बोर्ड पर लिखा है ना बच्चों, चौक से बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। संगमरमर जो आप घर पर लगाते हैं बच्चों, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। चूना पत्थर बच्चों, उसका भी फॉर्मूला यही होता है आपका, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, केमिकल, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बोला इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि CaO बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, CO2 होता है। तो बोलता है कि ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, मतलब पहला ऑप्शन है, कौन नंबर में आपका है, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ख नंबर में आपका उभय विस्थापन, क्या है, उभय विस्थापन,
उसके बाद ग नंबर में है आपका उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। जल्दी आप लोग आंसर करेंगे कौन सा होगा बच्चों। घ नंबर में है आपका अपघटन, अपघटन। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट रहा है और टूट करके कितने मॉलिक्यूल में बढ़ रहा है बच्चों, दो। कोई एक पदार्थ अगर टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाए, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपघटन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उभय विस्थापन नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उदासीनीकरण होगा क्या, नहीं, यहाँ पर उदासीनीकरण में क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, तो ये भी नहीं होगा। अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, एक जो है अकेले पदार्थ वो टूटता है और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बन अकेला है और अकेला ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका घ हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन जिस तरह पढ़ाया जाता है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होने वाली है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे, कोई भी जो पौधा होता है बच्चों, मान लीजिए ये आपका पौधा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसके पत्ती में क्या होता है बच्चों, इसके पत्ती में क्लोरोफिल होता है ना, इसके पत्ती में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हो गया ये किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। मान लीजिए यहाँ पर सन है ना, और यहाँ पर इसकी तरफ किरणें आ रही है, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और वायुमंडल से, ये आपका वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में क्या मौजूद रहता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, है ना, जितने भी प्राणी है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इधर से सूर्य की किरण को लेता है और यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। और यहाँ पर जो है बच्चों जमीन के नीचे से यहाँ से क्या निकालता है, वो H2O और खनिज लवण को लेता है, यानी कि जल को लेता है ना। पृथ्वी से क्या ग्रहण करता है, जल ग्रहण करता है, अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और H2O को ग्रहण करके क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए यानी कि क नंबर में बोला है आपका, ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ख नंबर में पूछ रहा है आपका कि क्या ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जल्दी आप लोग ऑप्शन करेंगे, आंसर प्रकाश रासायनिक है। ग नंबर में हो जाएगा आपका क्या है कि अब क्या है कि विस्थापन, फिर पूछ रहा है विस्थापन है क्या ये, या घ नंबर में पूछ रहा है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक। क्यों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे बच्चों, इसका जैसे अगर हम लोग क्या निकालेंगे, केमिकल अभिक्रिया यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया इसको लिखेंगे अगर, तो क्या है, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, और फिर यहाँ नीचे से क्या ले रहा है बच्चों, H2O को ले रहा है, यानी कि जल को ले रहा है ना, H2O को। उसके बाद ये किसकी उपस्थिति में बच्चों, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी में बना रहा है। और ये जो भोजन बनाता है बच्चों, ये कौन सा भोजन बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 ये बनाता है। और हम लोग को क्या देता है बच्चों, पौधे हम लोगों को क्या देते हैं, मनुष्य को, सारे प्राणी को क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि O2, है ना। तो देखिए यहाँ पर सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक। किस प्रकार की, प्रकाश, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये जो है पौधे का क्या, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को लेकर के ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाना, किस प्रकार का अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बहुत बार पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है आपका, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है बच्चों। क्या बोल रहा है, 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, के जलीय विलयन यानी कि ये किसमें बच्चों, आपका जल में है। जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन के सोडियम क्लोराइड। अब यह किसके साथ, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ, ठीक है, NaCl यानी कि नमक किस में घुला हुआ है बच्चों, आपका जल में घुला हुआ है, और AgNO3 के साथ यहाँ पर रिएक्ट करने जा रहा है।
सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है यानी अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? यानी कि AgNO3 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डालने पर यह क्या करता है बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया कर बना देता है AgCl, ठीक है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, और प्लस यहाँ पर बन जाता है NaNO3। क्या बन जाता है? NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया अर्जेंटम क्लोराइड, ठीक है। तो ये नीचे बैठ जाता है बच्चों, मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। मान लीजिए इसमें है आपका, तो यहाँ पर नीचे जो है बच्चों पेंदी में यहाँ पर AgCl बैठ जाता है। जब ठोस बैठ जाता है नीचे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना, क्योंकि अवक्षेप के रूप में मिल रहा है हमको। अगर कोई भी प्रतिफल यानी कि कोई भी उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन क नंबर में है उदासीनीकरण, ये तो गलत होगा। अपघटन, ये भी गलत होगा क्योंकि टूट नहीं रहा है यहाँ पर। तीसरा है ग नंबर में अवक्षेपण, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ग नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आप लोग को बस सिर्फ लास्ट तक बने रहना है, और जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2-3 चैप्टर के बाद बच्चों आप लोग का केमिकल फॉर्मूला, जो इक्वेशन, रिएक्शन, अभिक्रिया जो भी है, सारा चीज़ इतना मजबूत हो जाएगा बच्चों, तो किसी से डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कह रहा है 8वां क्वेश्चन आपका NaOH। देखिए बच्चों, सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, याद रहेगा, और Na यानी कि सोडियम को Na कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। क्या क्या बनता है बच्चों? NaCl यानी नमक बनता है, और पानी यानी कि जल बनता है। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। इस चैप्टर में बस सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर में हम लोग 9 और 10 प्रकार के अभिक्रिया के बारे में जाना था सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क नंबर में कि जो है ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो आप लोग ऐसे ही बताइए बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखिए तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना रहा है। क्या बना रहा है? लवण। और क्या बना रहा है? जल। तो ये लवण क्या होता है बच्चों? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? उदासीन। और जब उदासीन होता है तो हम लोग जानते हैं अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में, यानी कि जो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अगर वहाँ पर उदासीन पदार्थ का निर्माण हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं बच्चों हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन क नंबर में है आपका अवक्षेपण, तो गलत हो जाएगा। उदासीनीकरण ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आंसर बच्चों ख नंबर क्या हो जाएगा? ख नंबर जो है इसका आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन किया जाएगा यहाँ पर। आज का ये जो चल रहा है भारतीय बॉन्ड, इसके बाद हम लोग NCERT के भी पहला चैप्टर का पहले हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में जाएंगे। आप लोग को घबराने की कोई चीज़ जरूरत नहीं बच्चों यहाँ पर। तो पहला 9 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स बच्चों मैंने रेडॉक्स आपको पढ़ाया था, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, है ना, कि जिसमें क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अवकरण साथ साथ में हो, उसी को हम लोग क्या जानते हैं? उसी को हम लोग क्या जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट Ca कौन नंबर में है? CaCO3 ये टूट रहा है CaO और CO2 में, ठीक है। ख नंबर में है आपका इसका कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन के साथ मिल रहा है और मिलकर के बना रहा है Zn+CO, ठीक है। उसके बाद ग नंबर में आपका है CaO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये मिला रहा है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल यानी H2O। और घ नंबर जो है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और ये मिलकर के बना रहा है NaCl प्लस H2O, है ना बच्चों। ये क्योंकि अम्ल और बेस जो है क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। जब हम लोग अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये वाला जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरह से जानते हैं? रेडॉक्स देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जान, रेडॉक्स इसमें क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होती है और अवकरण भी होते हैं। क्या होता है? अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना, और अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो इसको बोलेंगे
अवकरण, अगर ऑक्सीजन जुड़ गया इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर CaCO3, क्या यहाँ पर कोई जुड़ रहा है, कोई नया पदार्थ जुड़ रहा है? नहीं। अगर ऑक्सीजन भाग जाएगा, ऑक्सीजन का भागना, ऑक्सीजन का माइनस होना यानी भागना अवकरण, हाइड्रोजन का भागना यानी कि माइनस होना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन देखो तो भाग रहा है ना, CaCO3 से ऑक्सीजन भाग गया, यहाँ एक जांच दो अलग अलग मतलब भागों में बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ अवकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का भागना अवकरण अभिक्रिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला नंबर, क्योंकि हमको रेडॉक्स निकालना है, यानी कि दोनों होना चाहिए, उसमें ऑक्सीकरण भी होनी चाहिए और अवकरण भी होनी चाहिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ZnO+C, ZnO+C यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये मिलकर के क्या बना रहा है? ये आपका जो है Zn जो है यहाँ से भाग जाता है, कार्बन इसके ऑक्सीजन को छीन लेता है और यहाँ पर बन जाता है Zn। देखिए बच्चों हम लोग और भी एक कंसेप्ट जाने थे कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना वो हो जाएगा अवकरण, और इलेक्ट्रॉन का भागना, इलेक्ट्रॉन का हट जाना, अलग हो जाना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? Zn के पास कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है यानी धनायन होता है, तो वो अलग हो गया ना, भाग गया, और ये कार्बन जो है इसके ऑक्सीजन को क्या कर लिया? छीन लिया ना ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जाकर के कार्बन के साथ जुड़ गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और Zn ये इससे अलग हो गया ना बच्चों, ऑक्सीजन से अलग हो गया, तो यहाँ पर Zn जो अलग हो गया तो ये क्या होगा? अवकरण। तो Zn का अलग होना अवकरण यहाँ पर हो गया, और CO यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि आपका जो ख नंबर आंसर है ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आया सारा चीज़? यहाँ पर कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट का हम लोग कोई चीज़ भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो आप लोग तुरंत आप लोग को माइंड में आ जाना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी के बारे में सर ने क्या पढ़ाया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होगी जिसमें क्या होगा? उत्पाद के रूप में, यानी कि जो नया पदार्थ बनेगा उसमें ऊष्मा भी निकलेगी, यानी कि अभिक्रिया जैसे होगा उसमें, जैसे कार्बन को जलाए, कोयला को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जैसे जलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगा ही, लेकिन किसी भी चीज़ को जलाने से क्या आती है? प्रकाश होती है, यानी रोशनी होगा। और रोशनी के साथ साथ बच्चों जैसे कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, वहाँ से क्या होती है बच्चों? गर्म होती है, हीट होती है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का उत्सर्जित होना, इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। तो 10वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन नंबर में दिया हुआ है बच्चों कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है, नाइट्रोजन N2+O2 मिलकर के बना रहा है NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड माइनस Q जूल, यानी कि Q प्रकार का, Q मतलब कैलोरी का जूल बना रहा है। तो देखो यहाँ पर माइनस है बच्चों, माइनस, और जबकि हम लोग क्या जानते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्लस में ऊष्मा होना चाहिए, तो यहाँ ऊष्मा तो निकल रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस, यानी कि ये ऊष्मा को जब इस पार भेजेंगे तो इधर हो जाएगा, है ना? ये माइनस इस पार आएगा तो प्लस इस बार हो जाएगा, लेकिन इस पार प्लस होना चाहिए, तो ये हमको मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ख नंबर आप लोग का हम लोग देखते हैं। ख नंबर में है आपका C+O2। देखिए आपका उदाहरण आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, कोयला को जलाना ऑक्सीजन के साथ, तो कोयला जलेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसके साथ साथ क्या करेगा? प्रकाश भी देगा, और इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। और किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न हो गई तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो आपका ख नंबर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अच्छी तरह से। बिना कंसेप्ट के हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे बच्चों, पूरा कंसेप्ट के साथ, है ना? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 11वां जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? बच्चों ऑक्सीकारक के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग ऑक्सीकारक और अपकारक। चैप्टर में तो बहुत सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया था कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है Zn, ये इससे पिछले वाला जो वीडियो ये रिएक्शन लिए थे बच्चों, ZnO+C अभिक्रिया के क्या बना रहा था? Zn+CO, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन भाग रहा है, और ऑक्सीजन जाकर के किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन के साथ। तो कार्बन का क्या कर दिया? ये ऑक्सीकरण कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? कार्बन का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्सीकरण किया इस कार्बन का, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? जिसका ऑक्सीकरण करेगा उसका वो हो जाएगा अवकारक। क्या कहलाएगा वो? अवकारक। ध्यान रहेगा आपको,
जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। यानी यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन अवकारक कहलाएगा। और ZnO यहाँ पर भाग रहा है यानी कि यहाँ पर अवकरण हो रहा है, जो अवकरण होगा जिसका अवकरण होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। ध्यान रहेगा आपको सारा चीज बच्चों। यहाँ पर दो चीज है, एक है ऑक्सीकारक और एक है अवकारक। अवकारक किसको बोलेंगे? जिसका अवकरण होगा उसको, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अवकारक, जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक। दो ही चीज है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब पढ़ा दिया गया था चैप्टर में, यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? पहला नंबर है H2, दूसरा नंबर यानी क नंबर में है H2, ख नंबर में आपका है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ग नंबर में है आपका H2S और उसके बाद घ नंबर में है आपका O2। तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? किसी के साथ भी जुड़ता है तो वहाँ पर क्या कराता है? ऑक्सीकारक कराता है ना बच्चों। क्या कराता है वहाँ पर? ऑक्सीकारक कहलाता है। तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आपका घ नंबर आंसर सही हो जाएगा बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग 12वां जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का यहाँ पर रिएक्शन है, 12वां भी बच्चों अवकारक और ऑक्सीकारक से। तो 12वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, यानी अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ए नंबर में यानी कि क नंबर में जो है आपका H2SO4। बच्चों जल्दी बताइए H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक अम्ल। इसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल बच्चों बैटरी में किया जाता है। बैटरी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों स्पीकर बजाने के लिए, है ना, लाउड स्पीकर का करते हैं ना, या घर में इन्वर्टर लगाते हैं उसके साथ बैटरी जो दिया था उसमें पानी, है ना, पानी डाला जाता है ना बच्चों, तो बैटरी वाटर का प्रयोग होता है। बैटरी वाटर में क्या रहता है? H2SO4 रहता है आपका। और ख नंबर में है आपका इसका ऑक्सीजन O2। तो ये तो होगा नहीं ऑक्सीजन बच्चों, क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ग नंबर में आपका क्या हो जाएगा? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके बाद HNO3। बच्चों HNO3 क्या है? HNO3 मैंने वहाँ पर बताया था चैप्टर में जिसमें पढ़ाया था मैं कि HNO3 जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये तो होगा नहीं, जब वहाँ पर मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये होगा नहीं। और ये आपका ऑक्सीजन होगा नहीं। H2SO4 ये भी अम्ल हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका अवकारक हो जाएगा, यानी कि आपका ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 का ग हो जाएगा सही आपका, ठीक है। तो आइए आप 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर का, ये 12वां का हो गया, ये 12वां का क्वेश्चन था। हम लोग 13वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है बच्चों, 13वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है समीकरण 2Cu यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर को जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे मतलब कि जलाना। किसी को भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना मतलब कि जलाना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ यानी कि मैग्नीशियम को जलाओ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। कार्बन को जलाओ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, ठीक है। एल्यूमिनियम को जलाओ यानी कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ। लोहा को जलाओ यानी कि Fe को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। मीथेन को जलाओ यानी कि CH4 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को जलाना मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर कॉपर को जला रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बन रहा है CuO2CuO, ठीक है। किस प्रकार का अभिक्रिया है ये? किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों? देखो तो यहाँ पर Cu जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है यहाँ पर CuO। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। अभी तो बात की अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी तत्व के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ना, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर पहला नंबर क नंबर जो है अपघटन गलत हो जाएगा, क नंबर आंसर गलत हो जाएगा ये आपका। ख नंबर में है आपका ऑक्सीकरण, तो ख नंबर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग 14वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। 14th नंबर में जो प्रश्न है आपका कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? जल्दी बोलिए। शरीर में भोजन का पचना पढ़ा दिए आप लोग को चैप्टर में, अगर अभी भी नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत
उदासी की बात है बच्चों यहाँ पर। शरीर में भोजन का पचना, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना बच्चों, ये आपका जो पाचन तंत्र होता है ना बच्चों, ये आपका, तो यहाँ पर जो है आपका भोजन का जो पचना है, यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारे भोजन का जो पचना है बच्चों, वो आपका कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो हम लोग जो भोजन लेते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, फॉर्मूला याद रखना, पूछा गया है इस फॉर्मूले को बोर्ड परीक्षा में आपका, कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्या ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया आपका। तो C6H12O6 ये किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, हम लोग जो नाक के द्वारा क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण। पहला नंबर है अपकरण। क्या अपकरण होगा क्या, नहीं ना। अपकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। अपकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपकरण नहीं होगा, पहला क नंबर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका है ख नंबर में कि ऑक्सीकरण, तो ख नंबर में आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। और किसी भी पदार्थ का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, ऑक्सीजन के साथ योग करना, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और आज का जो आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है भारतीय भवन, इसका 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि कौन सा जो पदार्थ है बच्चों वो बिना ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। सबसे पहला है आपका मोमबत्ती, ठीक है। कौन नंबर में है आपका, मोमबत्ती। बच्चों आप लोग को किसी को मालूम है, मैंने मोमबत्ती का सूत्र बताया था आप लोग को चैप्टर पढ़ाते वक्त। मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52। कितना होता है, C25H52, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पेंटाकोसेन। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटाकोसेन। 10 क्लास का आपका किताब में दिया हुआ है पेंटाकोसेन। किसका सूत्र है, मोमबत्ती के मोम का सूत्र है, ठीक है। तो क्या मोमबत्ती जलता है तो क्या ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, 100% करता है। क्योंकि ज्वाला में यहाँ पर नीला प्रकार की भी ज्वाला उत्पन्न हुई थी, हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो पीला भी ज्वाला उत्पन्न होती है और काला प्रकार की भी ज्वाला उत्पन्न होती है। केंद्र में काला और फिर मध्य में पीला और सबसे बाहर वाला क्षेत्र में नीला, यानी कि ये जो आपका मोमबत्ती है, इस तरह से कुछ मोमबत्ती रहती है और इस तरह से जलता है ना बच्चों, ये आपका, तो ये 3 परत बनती है। सबसे बाहर वाला जो है आपका ये नीला ज्वाला के साथ जलता है, और बीच वाला जो है आपका पीला ज्वाला के साथ जलता है, और सबसे लास्ट वाला अंदर काला ज्वाला के साथ जलता है। तो यहाँ पर काला, यहाँ मतलब ज्वाला उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं। दूसरा है किरोसिन। क्या बच्चों, किरोसिन में आग लगता है तो क्या वहाँ पर ज्वाला यानी कि रोशनी नहीं प्राप्त होती है, तो वहाँ पर भी जो है ज्वाला उत्पन्न होती है। ख नंबर भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर है कोयला। क्या कोयला को जलाने से, ग नंबर में एक तो किरोसिन होगा नहीं बच्चों, किरोसिन तो नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा। मोमबत्ती भी नहीं होगी। ग नंबर में होगा आपका, ग नंबर में है आपका कि कोयला। क्या कोयला यानी कि कार्बन को जलाते हैं तो वहाँ ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है बच्चों, होती है कि नहीं होती है, होती है। क्योंकि आप अगर किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पर अगर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए या अन्य मिठाई को बनाने के लिए, तो वहाँ पर कार्बन, कोयला को जब जलाता है बच्चों, तो वहाँ पर आप देखेंगे लाल तप्त ज्वाला अगर अच्छी प्रकार से जलेगा तो, नहीं तो फिर नीली प्रकार की ज्वाला, पीली प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो मतलब कार्बन भी ज्वाला उत्पन्न करता है। और लास्ट है आपका घ नंबर की मीथेन। तो मीथेन जो है बच्चों, ये आपका ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। मीथेन जो है ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो आज का सारा चीज़ आपका समाप्त होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। ध्यान रहेगा आपको, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है CO2 प्लस जल, H2O, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो आपका आज का जो है सारा जो ऑब्जेक्टिव है आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। आज का जो है सारा चीज़ आपका समाप्त हो रहा है, यानी कि आपका ये 15 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारा ऑब्जेक्टिव आपका हो गया हल यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।